रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो तुरंत सभी से ध्यान आकर्षित करता है। टाटा समूह ने न केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में बल्कि एक महान इंसान और परोपकारी व्यक्ति के रूप में भी इज्जत कमाई है। भारत में सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष के रूप में पहचाने जाने वाले रतन टाटा ने हमेशा सामाजिक और कर्मचारी कल्याण को वाणिज्यिक लाभ से ऊपर रखा है। 73 वर्ष की उम्र में वह भारत के सबसे बड़े समूह में से एक के प्रमुख है, जिसमें लगभग 100 कंपनियां शामिल हैं, जिनका कुल राजस्व 67 अरब अमरीकी डॉलर है। वे 1990 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने और 2016 में फिर से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान टाटा समूह महान ऊंचाइयों तक पहुंच गया। इसके राजस्व में 40 गुना वृद्धि हुई और लाभ में 50 गुना वृद्धि हुई। आइए उनकी जीवन कहानी देखते हैं और उनकी पुस्तक से 1 या 2 अध्याय सीखने का प्रयास करते हैं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा 1987 में मुंबई में भारत के सबसे समृद्ध उद्योगपति परिवारों में से एक में पैदा हुए था। उनके दादा जमशेदजी टाटा समूह के संस्थापक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिकीकरण का नेतृत्व किया था। टाटा आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में गए और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने एक मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लिया। टाटा समूह के भावी अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने टाटा स्टील डिवीजन में ब्लू कॉलर कर्मचारियों के साथ काम करने वाले मूल स्तर पर अपना करियर शुरू किया। 1971 में टाटा को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नाल्को का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया, जिसे पुनरुद्धार की सख्त आवश्यकता थी और उन्होंने इसे बदल दिया। 1990 में उन्होंने टाटा समूह की कमान संभाली और नए युग में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए आधुनिकीकृत समूह के व्यावसायिक तरीकों में सुधारों की एक श्रृंखला की शुरुआत की। इस समय के दौरान उन्होंने सभी टाटा कंपनियों को एक ही छाते के नीचे लाने का काम किया। टेटले और जगुआर लैंड रोवर सहित कई कंपनियों का अधिग्रहण किया और न्यूयॉर्क एक्सचेंज में टाटा मोटर्स को सूचीबद्ध किया, जिसने कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। उनकी नेतृत्व में भारत को अपनी पहली स्वदेशी निर्मित कार इंडिका और पहली कॉम्पैक्ट कार नैनो प्राप्त हुई। नैनो दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक रूप से उत्पादित कार है, जो टाटा के दिमाग की उपज है, जो 2 पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले संयुक्त परिवारों की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। वह परिवर्तन जिन्हें आप देखना चाहते हैं, दर्शन शास्त्र के आधार पर टाटा ने हमेशा नए उद्यमों और संभावित प्रौद्योगिकियों में उत्सुकता दिखाई है। उन्होंने कई स्टार्टअप और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में कई छोटे एवं बड़े निवेश किए हैं। उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ बिटकॉइन उद्यम एब्रा में निवेश किया। इसके अलावा कुछ पुणे आधारित डिजाइनरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिनलाइज्ड डीहेड सेक्शन को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने की योजना चलाने के लिए सहयोग किया। इसका परिणाम स्पष्ट है, जिन्होंने 1000 स्वदेशी उपजल शोधक डिजाइन किए। टाटा मोटर्स ने गुजरात के सानंद में अपने विनिर्माण संयंत्र से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहन का पहला बैच भी शुरू किया है। अपने सभी अर्थों में एक सच्चा नेता टाटा नेतृत्व का एक सच्चा अवतार है, जो हमेशा वाणिज्यिक लाभ से पहले मानवीय लाभ में विश्वास रखते थे। वह ग्रामीण भारत में गुणवत्तापूर्ण जीवन एवं शिक्षा प्रदान करने वाली अनेक परोपकारी गतिविधियों में शामिल है। उन्हें अपने जीवन काल में कई महान उपाधियां मिली हैं। 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा और 2008 में उन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्हें ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, वॉरविक विश्वविद्यालय और एशियन इंस्टीट्यूट ओइन्फ टेक्नोलॉजी, बैंकॉक से ऑनोरी डॉक्टरेट सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका भाग्य जीबीपी 300 मिलियन की चौंका देने वाली मात्रा के साथ खड़ीडीडीएचा है, लेकिन वह टाटा समूह के विशाल समूह में
1% से भी कम के मालिक है। टाटा समूह के अधिकांश शेयर कई धर्मार्थ ट्रस्टों के स्वामित्व में हैं, जो कई परोपकारी गतिविधियों को वित्त पोषित करते हैं। एक असाधारण इंसान और उद्योगपति आश्चर्यजनक रूप से रतन टाटा फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में कभी भी शामिल नहीं हुए हैं।